नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश भर से लाई गई चुनी खबरों का जिक्र हम करेंगे, जिसका सीधा ताल्लुकात है आपसे। और चलिए अब अखंड भारत पे आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धुआंधार वार किया, तो आज मौका था राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बोलने का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद की बात की। उन्होंने बताया कि देश के विकास के लिए उनकी सरकार पूरी ताकत के साथ लगी है। और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मेरी सरकार पर आरोप लगाने वाला विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांके। पीएम मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी के समय आर्टिकल 356 का 50 बार बेजा इस्तेमाल किया गया। हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। चलिए बात करें टर्की और सीरिया की। टर्की और सीरिया में बेहद भयंकर और महाविनाशकारी भूकंप से भीषण तबाही मची है। इस भारी तबाही में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। ऑपरेशन दोस्त के तहत 6 विमानों से राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया, जो पूरी तरीके से इस वक्त वहां राहत के बचाव काम में जुटे हैं। राहत सामग्री, मोबाइल, अस्पताल और अन्य जरूरी सामानों के साथ पहुंचकर बचाव वहां लगातार किया जा रहा है। दुनिया में बज रहा देश का डंका। टर्की पर संकट, पीएम मोदी का मरहम। भारत ने चलाया ऑपरेशन दोस्त। टर्की और सीरिया में भीषण तबाही के बाद जीवन बचाने की जद्दोजहद जारी। मलबे के नीचे से एक लोगों को निकाला जा रहा है। 72 घंटों बाद जो जिंदा निकलता है तो नजारा कुछ अलग ही रहता है।
भूकंप से टर्की में तबाही मची है और इस मुश्किल की घड़ी में भारत टर्की को हर संभव मदद करने में जुटा है। वो भी तब जब टर्की कई बार भारत के खिलाफ स्टैंड ले चुका है, जम्मू कश्मीर को विवादित मसला बता चुका है, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सैन्य मदद दे चुका है। लेकिन टर्की पर आफत आई तो पीएम मोदी सारे विवाद को पीछे रखकर भूकंप प्रभावित टर्की को मदद पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम टर्की में राहत और बचाव कार्य में जुटी है। एनडीआरएफ की टीम मलबे को हटा रही है, लोगों को मलबे के अंदर से निकालने की कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ की टीम भारत की ओर से ऑपरेशन दोस्त के तहत 6 विमानों से टर्की पहुंच गई। राहत सामग्री, मोबाइल, अस्पताल और अन्य जरूरी सामानों के साथ पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी है। टर्की में मेडिकल टीम को भी भेजा गया, जो तबाही में बाल बाल बचे, गंभीर रूप से घायल या घंटों दबे रहने के बाद मलबे से निकाले गए लोगों का इलाज कर रही है। टर्की को लगातार राहत सामग्री भेजी जा रही है। ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को सहायता की जा रही है। टर्की को भारतीय मदद, राहत सामग्री से भरी छठी फ्लाइट टर्की पहुंची। छठे विमान से 250 से ज्यादा बचाव कर्मी पहुंचे। विशेष उपकरण और 135 टन राहत सामग्री पहुंची। बचाव दल, डॉग स्क्वाड, दवाएं और अन्य जरूरी सामान भेजे गए। रेस्क्यू मिशन पर पहली बार महिला जवान विदेश गई हैं। भारत से मिली मदद की टर्की ने जमकर सराहना भी की और टर्की का कहना है कि भारत ने उसके कठिन समय में अच्छे दोस्त जैसा काम किया है। दुनिया भर में भारतीय काम की तारीफ हो रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि देश का डंका दुनिया भर में बज रहा है। निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। भारत का डंका किस कदर बज रहा है? भारत का दोस्त रूस ने ये साफ कहा कि भारत के लिए रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों का गला घोट दिया। दरअसल हाल ही में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि नियमित सैन्य गतिविधियों में रूस पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा। लेकिन अब भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों का गला घोट दिया। रूस कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। साफ है, दुनिया में भारत का दम बढ़ रहा है। भारत भी मानवता दिखाने में पीछे नहीं हट रहा। टर्की और सीरिया में तबाही का आलम है तो भारत ने बगैर वक्त गवाए राहत सामग्री भेज दी। ऐसे में सवाल ये उठ सकता है कि आखिर भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के मददगार टर्की की मदद के लिए पीएम मोदी क्यों आगे आए? इसकी वजह है भारत का सूत्र वाक्य वसुधैव कुटुंबकम। पीएम मोदी हमेशा इस बात को दोहराते हैं, कई बार कह चुके हैं कि हम पूरी दुनिया के लोगों को अपना मानते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने पाकिस्तान परस्त होने के बाद भी टर्की की मदद की। टर्की अब भारत के इस कदम की सराहना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 4 मिनट में 24 अहम खबरें। पीएम मोदी का सदन में दूसरे दिन कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले, नेहरू सरनेम रखना परिवार को मंजूर नहीं और हमारा हिसाब मांगते हो। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। कहा, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना खिलेगा। उनके पास कीचड़ है, मेरे पास गुलाब। हम तो पत्थर पर लकीर खींचने वाले हैं। राज्यसभा में दहाड़े प्रधानमंत्री। पूरे समय लगते रहे मोदी अडानी भाई भाई के नारे। कांग्रेस को पीएम मोदी की बड़ी नसीहत। कहा, देश की जनता ने आपको नकारा। पिछले 6 दशक आपने बर्बाद किए। हमारा रास्ता ही सच्चा सेक्युलरिज्म। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा बोले, बीजेपी की प्रतिबद्धता को समझते हैं लोग। पिछले वादे भी पूरे किए गए। लखनऊ में लक्ष्मण मूर्ति का हुआ अनावरण। सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। 12 फीट ऊंची है ब्रोंज से बनी हुई मूर्ति। आईआईएम रोहतक गुरुग्राम द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। चंडीगढ़ में बंदी सिखों की रिहाई को लेकर के उग्र प्रदर्शन आज भी जारी।
कल भी पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हुई थी झड़प, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। देहरादून में छात्रों का जोरदार हंगामा, पुलिस और छात्रों में भिड़ंत, बेरोजगार संघ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नाराज छात्रों ने भी पुलिस पर किया पथराव, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। 2047 तक भारत को बनना है इस्लामिक स्टेट, पीएफआई सदस्यों ने तैयार किया था प्लान। महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट में हुआ खुलासा। पटना के शास्त्री नगर इलाके में फायरिंग, लुटेरों ने 4 लोगों को मारी गोली, महिला की चेन लूटने के दौरान फायरिंग। पटना में गोलीकांड पर सियासत अब तेज, बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना तो आरजेडी ने कहा नीतीश तेजस्वी की सरकार है और कानून का राज। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ, रोडवेज की बस ने 4 लोगों को कुचला, मौके पर ही 4 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, दादरी से नोएडा जा रही थी बस। यूपी के गाजियाबाद में 3 युवकों पर जानलेवा हमला, तीनों की हालत बेहद नाजुक, अस्पताल में इलाज जारी। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया। देवघर में एएसआई को पदोन्नति देकर के एसआई बनाया गया है। पदोन्नति पाए एसआई के लिए पुलिस लाइन मैदान में परेड का आयोजन किया गया। परेड के मुख्य अतिथि प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल रहे। गढ़वा में शिक्षक की काली करतूत आई सामने, छात्राओं से अश्लील बातें करने का आरोप लगा है। गुस्साए परिजनों ने काटा हंगामा, एफआईआर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में झुग्गी में लगी भीषण आग, आगजनी में 4 लोगों की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार में शराबबंदी की फिर से खुली पोल, सहरसा जिले में सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में 2 शराब में नशे धुत युवक सड़क पर लेटे हुए नजर आए। यूपी में गाजियाबाद में मानवता हुई शर्मसार, पोती से रेप के आरोप में दादा गिरफ्तार, लोनी इलाके की घटना बताई जा रही है। सिमडेगा में मानव तस्करी का शिकार हुई नाबालिग बेटी, सीएम हेमंत सोरेन के एक्शन के बाद बच्ची को गुरुग्राम से लाने की कवायद शुरू। कॉमेडी छोड़ आशिक बने कपिल शर्मा, इश्क में हदें की पार। कुछ देर पहले ही कॉमेडियन कपिल शर्मा और सिंगर गुरु रंधावा का नया गाना अलोन हुआ रिलीज। फिल्म पठान की सक्सेस के बाद गदगद हुए शाहरुख खान। शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेल्फी शेयर करके लिखा, सूरज अकेला है वो जलता है और अंधेरे से निकलकर फिर से चमकता है। सिद्धार्थ कियारा ने शादी के बाद लिया बड़ा फैसला, अब फिल्मों में इंटीमेट सीन्स नहीं करेंगे ये कपल। तुर्की और सीरिया त्रॉसिटी में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत, भीषण ठंड और बर्फबारी के कारण रेस्क्यू हुआ मुश्किल। तुर्की में 10 भारतीय फंसे, 1 लापता। और चलिए अब तेज रफ्तार खबरों के बाद बात करें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 किलो आईईडी बरामद की गई। मौके पर ही टीम ने आईईडी को डिफ्यूज भी किया। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सर्च अभियान वहां एक चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान 10 किलो आईईडी बरामद किए गए। मौके पर ही टीम ने इन तमाम आईईडी को डिफ्यूज भी किया। ये आप देखिए डिफ्यूज करती हुई ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ से मिल रही है। मौके पर ही टीम ने आईईडी को डिफ्यूज किया। दरअसल यहां एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसके दौरान 10 किलो आईईडी बरामद किए गए और इन आईईडी को बरामद करने के बाद मौके पर ही टीम ने आईईडी को डिफ्यूज भी किया। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 किलो आईईडी बरामद, जिसे डिफ्यूज किया गया। और चलिए अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पड़ोसी देश की ओर से भारत में घुसपैठ के लिए लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं। एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क ने पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन भेजा जिससे सुरक्षा बलों ने भगा दिया। इससे पहले अमृतसर में जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। तो अब तो ड्रोन को लेकर के किस तरीके से निगरानी की जा रही है, इसकी तस्वीरें अब से कुछ देर पहले आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भीषण हादसा हुआ। ट्रक ने छात्रों से भरी ऑटो को टक्कर मारी है।
सड़क हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे सहित ऑटो ड्राइवर की हालत इस वक्त बेहद गंभीर बताई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने छात्रों से भरी एक ऑटो को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे सहित ऑटो ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ चारों ही तरफ लोग एकत्रित हैं। सड़क हादसे में बड़ी बात है, 7 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा और ऑटो ड्राइवर की हालत इस वक्त बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। एक बच्चे सहित ऑटो ड्राइवर की हालत गंभीर और सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताया है। और एक और खुशखबरी आप सभी के लिए। इसरो के लिए कल का दिन काफी अहम है। कल यानी 10 फरवरी को इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV लॉन्च करने वाला है। पिछली बार असफल होने के बाद इसको सफल बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात काम में जुटे हुए हैं। SSLV की सफल लॉन्चिंग के बाद दुनिया में भारतीय की धाक बढ़ जाएगी। 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Stop. Normal. T1 tracking. T3 tracking. Auto tracking. T2 tracking. अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान की तैयारी। देसी SSLV दुनिया के लिए करेगा बड़ा काम। Plus 5 seconds. Stop. Normal. T1 tracking. T3 tracking. Auto tracking. स्पेस सेंटर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। बहुत ही कम वक्त में एक से बढ़कर एक सैटेलाइट का लॉन्च किया गया। Plus 5 seconds. Stop. Normal. T1 tracking. इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी में है और इसके लिए शुक्रवार का दिन काफी अहम है। शुक्रवार को इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV लॉन्च करने जा रहा है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 भेजा जा रहा है। इसरो ने कहा SSLV D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से 10 फरवरी सुबह 9:18 पर आसमान में उड़ान भरेगा और अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेगा। ये सैटेलाइट नई तकनीक से लैस है जो कि फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे क्षेत्र में काम करेगा। SSLV को इस तरह से डिजाइन किया गया कि भविष्य में बढ़ते स्मॉल सैटेलाइट मार्केट और लॉन्चर्स को देखते हुए ये कारगर साबित होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया भर में कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपटीशन में भारत अपने आप को तेजी के साथ स्थापित कर रहा है। ऐसे में SSLV की लॉन्चिंग भारत के लिए काफी अहम है। Plus 5 seconds. Stop. Normal. T1 tracking. T3 tracking. Auto tracking. ऐसे में सवाल है कि जब देश में पहले से ही PSLV था तो SSLV की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो आइए इसके बारे में भी बताते हैं। Plus 5 seconds. Stop. Normal. T1 tracking. T3 tracking. T2 tracking. PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 44 मीटर लंबा और 2.8 मीटर वाले व्यास का रॉकेट है, जबकि SSLV की लंबाई 34 मीटर है। इसका व्यास 2 मीटर है। PSLV में 4 स्टेज हैं, जबकि SSLV में 3 ही स्टेज हैं। PSLV का वजन 320 टन है, SSLV का 120 टन है। PSLV 1750 किलोग्राम वजन के पेलोड को 600 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। SSLV 10 से 500 किलो के पेलोड्स को 500 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। PSLV 60 दिन में तैयार होता है, SSLV सिर्फ 72 घंटे में तैयार होता है। PSLV के मुकाबले SSLV का निर्माण जल्द होता है और सस्ता भी है। SSLV रॉकेट के एक यूनिट पर 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि PSLV पर 130 से 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस वक्त इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केट में माइक्रो, नैनो और छोटे सैटेलाइट को प्रक्षेपण करने की मांग ज्यादा है। ऐसे में इसरो के लिए नई उड़ान साबित हो सकती है, क्योंकि दुनिया में भारत काफी सस्ते में सैटेलाइट लॉन्च करता है और दुनिया के लिए भारतीय बाजार बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नॉर्मल T1 ट्रैकिंग, PT ट्रैकिंग, हिमाचल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट द्वारा अदानी की कंपनियों पर की गई रेड को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि एक्साइज डिपार्टमेंट को टैक्स को लेकर कुछ शंका थी, जिसको लेकर जांच की गई। सीमेंट कंपनी मामले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद अब समय आ गया है कि कुछ सख्त फैसले लिए जाएं। मुख्यमंत्री के लौटते ही इस मामले में सरकार निर्णय लेगी। रेड को सीमेंट विवाद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये एक रूटीन प्रोसेस था। सेब सीजन के दौरान अडानी की मनमानी को रोकने का भी सरकार प्रयास करेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अडानी के सीए स्टोर में जाकर जांच करेगी और देखेगी कि अडानी किस तरह सेब का कलर, आकार और ग्रेडिंग तय करते हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार तो उसने ये नापाक हरकत अपने ही नागरिकों के खिलाफ किया। पाकिस्तान ने सिंध प्रांत में रहने वाले 190 हिंदुओं को भारत आने से रोका है, जिससे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी सिंध प्रांत से धार्मिक यात्रा के लिए भारत आ रहे थे। जब ये सभी लोग वाघा बॉर्डर पहुंचे तो पाकिस्तान के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। बताया गया कि इन सभी के पास धार्मिक यात्रा का वीजा था। इसके बाद भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज की तरफ से इन्हें भारत नहीं आने दिया गया। अधिकारियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये लोग पड़ोसी देश की अपनी यात्रा के मकसद को लेकर कथित तौर पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक ये हिंदू पाकिस्तान अथॉरिटीज को ये नहीं बता पाए कि वो क्यों भारत जाना चाहते हैं या उनकी यात्रा का मकसद क्या है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय पर अक्सर अत्याचार की खबरें आती हैं। एक तरफ पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट में फंसा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान गंदी राजनीति खेलने से बाज नहीं आ रहा और ताजा मामला इसी का एक सबूत मात्र है। जोशीमठ में बढ़ती दरारों ने लोगों का चैन और सुकून सब छीन लिया है और अब इसी बीच फिर से दरारों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीते दिनों में यहां दरारों से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से दरारें बढ़नी शुरू हो गई है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। जोशीमठ के रविग्राम और काठेलागढ़ में भी फिर से दरारें पड़नी शुरू हुई। इसकी वजह आसपास रहने वाले लोग डरे और सहमे हुए हैं। कोठेलागढ़ में तेजी से दीवारों और भवनों में दरारें लगातार बढ़ रही हैं। इसके बावजूद भी लोग इन्हें दरकते भवनों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी तक प्रशासन द्वारा इन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि यहां के भारी दरार वाले घरों पर निगरानी रखी जा रही है। इन पर पीले रंग के स्टिकर्स भी लगाए गए हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि खेलो इंडिया का इंतजार पूरा भारत करता है। इसमें यूथ यूनिवर्सिटी और विंटर खेलों का आयोजन किया जाता है। सुनिए। विंटर गेम्स पूरा देश इंतजार करता है इसमें भाग लेने के लिए। खेलो इंडिया अभियान एक ऐसा अभियान है जहां पर यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है। अभी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में चल रहा है और ये बर्फबारी जो आप सबके सामने हो रही है, ये विंटर गेम्स का आगाज कर रही है। कहीं और नहीं, धरती पर स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग में। अदानी विवाद के बीच आरबीआई ने साफ कर दिया कि ऐसे मामलों से भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का आकार और लचीलापन किसी व्यक्ति या घटना से प्रभावित होने के लिए बहुत बड़ा और मजबूत है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि बैंकों ने आरबीआई के जोखिम ढांचे का अनुपालन किया है और सभी अच्छी तरीके से कैपिटलाइज्ड हैं।
भारतीय बैंकिंग प्रणाली की ताकत, आकार और लचीलापन एक व्यक्तिगत घटना या इस तरह के मामले से प्रभावित होने के लिए बहुत बड़ी और मजबूत है। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है। इससे पहले पिछले हफ्ते आरबीआई ने अडानी ग्रुप के संकट की ओर इशारा करते हुए एक बयान जारी कर कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र स्थिर बना हुआ है और पूंजी पर्याप्तता, असेट क्वालिटी, लिक्विडिटी, प्रोविजन, कवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी से संबंधित बैंकों के सभी पैरामीटर ठीक हैं। दास ने यह भी कहा कि बैंक कर्ज देते समय कंपनी का पूरी तरीके से वैल्यूएशन करते हैं, संबंधित कंपनी का फंडामेंटल कैश फ्लो पर गौर करते हैं। कर्ज के मामले में कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फौरी राहत दी है। कोर्ट ने फ्लिपकार्ट को अंतरिम राहत देते हुए अभी तुरंत 1100 करोड़ रुपए भुगतान न करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 तारीख को होगी। तब तक टैक्स डिपार्टमेंट को भी कोर्ट ने ताकीद किया कि वो फ्लिपकार्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। यहाँ हम आपको ये बता दें कि टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2016 से 17 और 18 से 19 के असेसमेंट के आधार पर कंपनी पर छूट और डिस्काउंट की आड़ में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 1100 करोड़ का जुर्माना लगाया और 4 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा। इसके बाद फ्लिपकार्ट हाईकोर्ट पहुंचा था। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को दी है शुभकामनाएं। एकनाथ शिंदे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी गई। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे एक मेहनती जमीनी नेता हैं। वो महाराष्ट्र की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।